मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आप में से जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होंगे उनको साहित्य के भारतेंदु युग का जरूर स्मरण होगा। भारतेंदु जी ने 1875 में एक नाटक लिखा था, भारत दुर्दशा। उस नाटक में एक गीत है, उसकी चंद लाइनें शुरुआती जो हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, अगर आपको स्मरण नहीं हुआ तो। रोवह सब मिली आवह भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। मैं क्यों भारत दुर्दशा का स्मरण कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि आज की तारीख में बिहार की जो दुर्गति मैं देख रहा हूँ, बिहार की जो दुर्दशा मैं देख रहा हूँ, जो सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक पतन में देख रहा हूँ, जो संकट में देख रहा हूँ, वह संकट मुझे भारत दुर्दशा की याद दिला रहा है। और मुझे लगता है कि मैं भारत दुर्दशा की जगह अगर बिहार दुर्दशा शब्द कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि मैं कहूँ रोवहु सब मिली आवहु बिहार भाई, हा हा बिहार दुर्दशा न देखी जाई, तो शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो भारत दुर्दशा का नाटक लिखा था वह आज की तारीख में बिहार के मद्देनजर बिल्कुल सही चरितार्थ हो जाता है। मैं क्यों कह रहा हूँ? चुनाव का समय है। ऐसा नहीं कि बिहार में सब कुछ गलत ही हो रहा था, विकास हुआ है। पिछले 20 वर्षों में अच्छी सड़कें बनी हैं, केंद्र सरकार ने भी सड़कें बनाई, बिहार सरकार ने भी बनाई। बिजली की स्थिति में भी सुधार हुआ, पीने के पानी का संकट भी काफ़ी हद तक दूर हुआ है। हर घर नल जल की योजना लागू हुई, बहुत सारी दूसरी योजनाएं भी लागू हुई। लेकिन जो बिहार की मूल समस्याएं हैं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा की व्यवस्था, आप स्कूल खोल दीजिए, आप कॉलेज खोल दीजिए, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन है वह बहुत बड़ा संकट है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने की वजह से बिहार के विद्यार्थी कोटा भागते हैं आईआईटी में तैयारी करने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी भागते हैं, अन्य विश्वविद्यालयों में भागते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए। वे लोग भागते हैं जिनके पास साधन संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन बाकी लोग तो बेचारे मजबूर हैं उसी तरह के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए, जहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक प्रश्न चिन्ह के रूप में सामने है। स्वास्थ्य, बहुत से अस्पताल बने हैं, मैं भी स्वास्थ्य विभाग में था, मैं कह सकता हूँ मेडिकल कॉलेज भी बने हैं नए नए, लेकिन जो स्वास्थ्य फैसिलिटीज की स्थिति है, आप नहीं कह सकते कि यदि मैं सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग करने के लिए किसी अस्पताल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाऊंगा तो मेरे रोग का इलाज हो जाएगा। शायद आपको कई जगह डॉक्टर नहीं मिले, कई जगह हो सकता है दवाइयाँ नहीं मिले, कई जगह अगर डॉक्टर मिले तो शायद वे रोग का सही उपचार नहीं कर पाए। तो मैं इसे स्वास्थ्य विभाग की कुव्यवस्था कहूँगा, और एक वर्ष मैं भी था, और मैं भी स्वीकार करूँगा कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी हम नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से सुधर चुकी है। इधर के समय में अपराध भी बढ़े हैं और भीषण ढंग से अपराध बढ़े हैं, दिन दहाड़े हत्याएं भी हुई हैं, इस तरह के मामले हुए हैं। तो बिहार की इन समस्याओं के समाधान के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो इलेक्शन हो रहा है बिहार विधानसभा का, उसमें जो मुद्दे हैं, चारों मुद्दे मैं कह रहा हूँ, और भी बहुत सारे मुद्दे आप जोड़ सकते हैं, तो बिहार की मूल समस्या है, बिना उसको हल किए आप बिहार को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते। अब अच्छी सड़कें बना दीजिए, पुल बना दीजिए, वो गिरेंगी, पुल गिरेंगे, गिरे भी हैं, और सड़कें टूटेंगी, टूटी भी हैं। बांध बना दीजिए, बाढ़ हर साल आती है, आएगी भी, बांधों के बावजूद आएगी, बांध भी टूटेंगे। बिजली आएगी जाएगी, कभी ठीक रहेगी, कभी गांव में नहीं रहेगी। लेकिन पूरी तरह से जो सामान्य समस्या है हमारी, जो मूल समस्या है बेरोजगारी की, पलायन की, अभी भी भारी संख्या में लोग पलायन करके अन्य राज्यों में जाते हैं। अभी छठ के समय जो लाखों की संख्या में बिहारी बंधु आए, गरीब लोग आए, मोटी गठरी लादे हुए आए, ट्रेनों में किस तरह से ठूस ठूस करके आए, वो देख करके आंख खोलने वाला है। तो ये आशा की जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों पर जो राजनीतिक दल हैं वे अपना एजेंडा लोगों को बताएंगे
और इसे हल करने के लिए साधु प्रयास करेंगे, इसे हल करने के लिए गंभीरता से प्रयास भी करेंगे, ब्लूप्रिंट देंगे कैसे वो हल करेंगे। और जो 20 वर्षों से जो शासन है उससे तो और भी अपेक्षा थी, क्योंकि उसने काफ़ी काम किया हुआ है, इसलिए लोगों को आशा भी थी। लेकिन ये सारी आशाएं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह धराशायी हो गई जो ही सीट शेयरिंग के टॉक शुरू हुए, जो ही सीटों के बंटवारे की बात आई, धन के आधार पर, बाहुबल के आधार पर, जाति के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर टिकटों का बंटवारा शुरू हो गया। लड़ाई होती रही, लगता था कहीं खुलेआम हो रही थी, कहीं छुप छुप के हो रही थी। एक नवोदित दल आया जिसने कहा हम बिहार को बदल देंगे। उस नवोदित दल के कार्यालय में भी जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था, बाकायदा बहुत सारे पुराने चेहरे जिनको सत्ताधारी गठबंधन और मुख्य विपक्षी गठबंधन से टिकट मिलने की आस नहीं थी, वही सारे चेहरे वहां पर टिकट लेने के लिए थे। यानी कुल मिलाकर के बिहार विधानसभा का चुनाव इन मुद्दों को हल करने का चुनाव नहीं होकर के, बिहार की दुर्दशा को ठीक करने का चुनाव नहीं होकर के कुर्सी की लड़ाई में तब्दील हो गया। वहां तक तो चलिए हो गया, शायद जनता सही फैसला ले। इधर कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं चुनाव प्रचार के दौरान जो इस बिहार दुर्दशा के ऊपर, ये जो रोने की मैंने बात कही, उसकी तरफ इंगित कर रही है। लेकिन रोना रोना नहीं है, चिंतन का मामला है, मनन का मामला है, सोचने का मामला है, आम जनता के लिए, वोटर्स के लिए, और एक्शन का मामला है कि हमारे बीच किस तरह के कैंडिडेट्स खड़े हैं और किस तरह के कैंडिडेट्स बिहार के इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए कामयाब हो सकेंगे, उनकी नीयत क्या है। मोकामा, जो पटना, जो हमारा कैपिटल है, राजधानी है, उसके पूरब एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मोकामा में पहले बहुत सारे कारखाने हुआ करते थे, अब ये कारखाने बंद हैं। टाल क्षेत्र है, अनाज का उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ करता है। वहां पे सत्तारूढ़ गठबंधन और मुख्य विपक्षी गठबंधन ने दो क्रिमिनल्स को, अपराधियों को, उनके परिवार को भी और एक तो सीधे सीधे अपराधी को टिकट दिया। किसी ने गुरेज नहीं किया, न तो 20 वर्षों तक जो सत्ता में उन्होंने गुरेज किया और न जो सत्ता में आने के आकांक्षी हैं उन्होंने गुरेज किया। पूछिए तो हर एक के अपने अपने तर्क हैं। खैर, बात वहीं तक नहीं बनी। सत्तारूढ़ गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वे कत्ल के एक मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस को निश्चित तौर से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का सपोर्ट करने वाले एक बहुत बड़े बाहुबली की हत्या की है या करवाई है। वो जेल में भेज दिए गए हैं। उनके समर्थन में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उनके जेल जाने के बाद उनका प्रचार करने गए। यहां तक तो ठीक था। केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बच्चा बच्चा यहां का, इस मोकामा का, उस अपराधी का नाम लेकर के उसी तरह का व्यक्ति बने। और यह भी कहा कि यदि हमारा कोई विरोधी हमें वोट नहीं दे करके दूसरे को वोट देने के लिए जा रहा हो, उसे जाने मत दे, घरों में बंद कर दे। और अगर कोई नेता हो जाना चाह रहा हो तो उसको अपने साथ ले जाए, वोट डलवाए अपने सामने और फिर लाकर उसको घर में बंद कर दे। ये लोकतंत्र की जननी जो बिहार रहा है, जो गणतंत्र की जननी बिहार रहा है, हम कहते हैं कि वैशाली का गणतंत्र दुनिया भर में उसने संदेश दिया जनतंत्र का। वहां केंद्र का एक मंत्री कह रहा है, खुलेआम कह रहा है, पब्लिकली कह रहा है कि वोट जो हमारे खिलाफ दे रहा हो उसको वोट देने मत दो, वोट देने के लिए बूथ तक जाने से रोको। और ये कह रहा है कि बच्चा बच्चा वही अपराधी बन जाए। सोचिए, हमारा बच्चा, आपका बच्चा अपराधी बन जाए, ये बात कौन कह रहा है? केंद्र का एक मंत्री कह रहा है, खुलेआम कह रहा है, निर्वाचन आयोग के बावजूद कह रहा है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा होगा, उसके बावजूद कह रहा है। उसको डर नहीं है, क्योंकि जानता है कि सत्ता में है, केंद्र का मंत्री है, और अगर छोटा मोटा केस हो भी गया उसके ऊपर तो वह वैसे ही फेंक देगा उस केस को कूड़ेदान में, जैसे कि सत्तारूढ़ दल में वे तमाम लोग चले आ रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और वे पाक साफ मान लिए जाते हैं। अगर वे सत्तारूढ़ दल में हैं,
उनके सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। यह आश्चर्य की बात है। हमारे देश की स्थिति ऐसी है, उस भारत की स्थिति ऐसी है, इसे मैं भारत की भी दुर्दशा कहना चाहूंगा। इससे डर नहीं है। एक मंत्री केंद्र का वो मान के चल रहा है कि जो लोग सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं देते वे नमक हराम है। क्यों नमक हराम है? क्योंकि सत्तारूढ़ दल की ओर से, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। महिलाओं को 20-20 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया गया, 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट्स में भेज दिए गए इस बात के लिए कि तुम रोजगार करो। यहां तक ठीक था, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन चुनाव के ऐन समय इस देश के प्रधानमंत्री ने और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी नहीं परहेज किया कि चुनाव का समय आ गया है, चुनाव में जीतने के बाद हम करें तो समझ में आ सकता है, क्योंकि हमने 20 वर्षों तक तो ये नहीं किया। सहसा उन्हें लगा कि चुनाव के ऐन पहले इसे निश्चित तौर से घूस की संज्ञा दी जा रही है। नवयुवकों को भी कहा गया कि तुम्हें भी हम भत्ता वत्ता दे रहे हैं आदि इत्यादि। उसके पहले बहुत सारी योजनाओं के तहत पैसे दिए जाते रहे, अनाज दिया जाता रहा। तो ये केंद्र का मंत्री कह रहा है कि जो लोग इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, अगर वो हमें वोट नहीं देंगे, मेरे गठबंधन को वोट नहीं देंगे, वे नमक हराम हैं। यानी जो घूस दी जा रही है, इसका मतलब उस घूस को लेकर जो काम नहीं कर रहा है वो नमक हराम है। वो आपका पालतू बन जाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता ही है कि आप अपने घर से दे रहे हो। आप जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाए हो, शायद उस पैसे से दे रहे हो, क्योंकि भ्रष्टाचार इस देश की, बिहार की बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। ये भी उस दुर्दशा का अंग ही है। और कोई नहीं कह सकता, चाहे मुख्य विपक्षी गठबंधन हो चाहे सत्तारूढ़ गठबंधन हो, कि वह भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। क्योंकि जब गंगोत्री ही गंदी होती है तो अब नीचे क्या करोगे? दफ्तरों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ऐसा लोग बता रहे हैं जो जिनको पाला पड़ा है। मुझे तो पाला कम पड़ेगा, क्योंकि मैं तो स्वयं प्रशासन में रहा हूँ। मुझसे तो शायद कोई घूस नहीं मांगेगा, विलम्ब कर देगा, देर कर देगा, लेकिन फिर उसको डर रहेगा, कुछ समय तक तो डर रहेगा कि ये शिकायत कर देंगे और शायद शिकायत करने पर उस कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसका मतलब कि अपने भ्रष्टाचार से नहीं दे रहा है, वो तो जनता के गाड़ी कमाई से जो टैक्स इकट्ठा होता है उसके तहत जो सरकारी योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, उनके तहत दे रहा, बट कहता है नमक हराम है। तीसरी बात तो बड़ी मजेदार है। हमारे बगल के प्रदेश का मुखिया, जिसने अपने प्रदेश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा कर दी है, नफरत का विष बहा दिया है। मैं उसी प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं। आपस में लड़ाई मचा दिया है उसने धर्म को मजाक बना दिया है, उसने मजहब को मजाक बना दिया है। उसने ईश्वर की आराधना के बजाय ईश्वर का नाम लेकर, राम का नाम लेकर के बदनाम करना शुरू किया है। तो हमारे प्रदेश में हिंदू मुसलमान करता घूम रहा है। हमारे प्रदेश में वह कानून के राज्य के बरखिलाफ जो प्रतीक चिन्ह उसके राज्य में है, बुलडोजर, उसे लेकर घूम रहा है अपनी सभाओं में। और दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार के लोग तालियां पीट रहे हैं। जब तुम्हारा घर बुलडोजर से ढहा जाएगा तब तुम ताली नहीं पीटोगे, तुम आंसू बहाओगे। लेकिन ताली पीट रहे हैं, मानते सुशासन का प्रतीक है। हमारे प्रदेश में 20 वर्षों तक कभी बुलडोजर का इस्तेमाल इस तरीके से कभी नहीं हुआ, क्योंकि कानून है। कानून के अंतर्गत जो प्रक्रिया है उसका पालन करके अगर बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा सकता है तो जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन बिना प्रक्रिया को पालन के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप अगर बुलडोजर से घर ढहाते हैं, इस तरह की प्रक्रिया का पालन करें। पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो बुलडोजर लेके घूम रहा है, हिंदू मुसलमान फैला रहा है। हमारा देश, हमारा प्रदेश, जहां मनेर शरीफ है, जहां बिहार शरीफ है, जहां बिथुर शरीफ है, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनका जन्मस्थली है, जहां पे हमारे तमाम मंदिर, पुराने मंदिर बने हुए हैं, जहां हम गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहते हैं, जहां पे भाई भाई के साथ रहते हैं, जहां हम मंदिरों के घंटे भी सुनते हैं, मस्जिदों के अजाने भी सुनते हैं, वहां हिंदू मुसलमान नाम का वो विष फैला रहा है और हमारे बिहार के लोग चुपचाप सुन रहे हैं। मित्रों, यह है बिहार की दुर्दशा कि मुख्य मुद्दों की बजाय हम
इन चीज़ों में भटकाए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, और हमें सोचना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये भारत दूरदर्शा नाटक की जो पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां हम पर आज की तारीख में सटीक बैठ रही हैं, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि रोवहु सब मिली आवहु बिहारी भाई, हा हा बिहार दूरदर्शा न देखी जाई। आइए चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, सोचिए, और ऐसा काम इस इलेक्शन में कीजिए, वोट की ऐसी चोट दीजिए कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इस तरह के जो तत्व हैं, ये जो दागी लोग हैं, जो दागियों का समर्थन करने वाले लोग हैं, जो नफरत फैलाने वाले जीव जंतु हैं, जो चुनाव के नाम पर राजनीतिक दलों में पनप गए हैं, ऐसे जीव जंतुओं का सफाया कीजिए और एक स्वच्छ प्रशासन बिहार को मिले, विकास की धारा अनवरत बहती रहे और अपराध घटें, पलायन रुके, बेरोजगारी हटे, शिक्षा की सही व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो सके, ऐसी सरकार को वोट दीजिए। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें निश्चित तौर से पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें मेरे इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, सब्सक्राइब करना न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।